तो मेटल की अभिक्रिया ऑक्सीजन से कराने के बाद हमने देखा था कि कुछ मेटल्स जो हैं वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करते हैं, कुछ तेज़ गति से करते हैं और कुछ बहुत धीमी गति से करते हैं और कुछ बिल्कुल नहीं करते हैं। लेकिन कुछ तत्वों की जो है हमें रिएक्शन नहीं होती है ऑक्सीजन से, तो सिर्फ ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराने पर हमें सभी मेटल्स की सक्रियता का पता नहीं चल पाता है। तो इसलिए हम जो है वाटर के साथ उसकी अभिक्रिया, मेटल्स की अभिक्रिया कराते हैं, ठीक है। क्योंकि ऑक्सीजन के बाद फिर दूसरा सबसे ज़्यादा अवेलेबल कंपाउंड है वो वाटर ही होता है। तो वाटर के साथ हम देखते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? मेटल प्लस वाटर इज इक्वल टू मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। तो जब हम मेटल्स की वाटर से अभिक्रिया कराते हैं तो हमें मिलता है मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। और अगर मेटल ऑक्साइड वाटर में सोल्यूबल है, जैसे कि पिछली अभिक्रियाओं में बताया था कि कुछ मेटल ऑक्साइड वाटर में सोल्यूबल होते हैं, तो क्या होता है, मेटल ऑक्साइड वाटर के साथ मिलके मेटल हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। तो अगर मेटल ऑक्साइड जो है वो वाटर में सोल्यूबल है तो वो क्या बना देता है, मेटल हाइड्रोक्साइड बना देता है। और इस तरह से अभिक्रिया जो है वो 2 स्टेप में पूरी होती है। तो फाइनल जो प्रोडक्ट हमें मिलता है मेटल और वाटर की अभिक्रिया से, वो मिलता है मेटल हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो इसलिए फाइनल रिएक्शन को हम इस तरह से लिखते हैं, मेटल प्लस वाटर इज इक्वल टू मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये अभिक्रिया होती है, ठीक है। तो एग्जाम्पल से हम इन्हें समझते हैं। तो जब हम पोटेशियम की अभिक्रिया पानी से कराते हैं तो क्या बनता है, पोटेशियम ऑक्साइड, ठीक है। ये पोटेशियम ऑक्साइड क्या होता है, घुलनशील होता है जल में, और ये तुरंत जो है जल के साथ मिलके पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बना लेता है, ठीक है। तो इस तरह से ये रिएक्शन जो है 2 स्टेप में चलती है। अब देखो 2 स्टेप में है तो K2O इधर भी है, K2O उधर भी है, तो दोनों कट जाते हैं और उतर जाता है, जो बच जाते हैं वो उतर जाते हैं। अब यहाँ पे 2 H2O हैं तो ये उतर गए, 2 H2O, 2 KOH प्लस यहाँ पे हाइड्रोजन बनता है, हाइड्रोजन गैस H2, ठीक है। तो इस तरह से हमें जो है एक बैलेंस्ड समीकरण प्राप्त होती है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं 2 पोटेशियम इधर हैं, 2 पोटेशियम इधर हैं, 4 हाइड्रोजन ये हो गए, 2 दूनी 4, 2 हाइड्रोजन ये और 2 हाइड्रोजन ये, 4 हाइड्रोजन इधर भी हैं, ठीक है। इसी तरह से 2 ऑक्सीजन ये हो गए और 2 ऑक्सीजन ये इधर हो गए, तो यानी कि बैलेंस हमें एक समीकरण मिल जाती है, ठीक है। तो इसी तरह से जो है
सोडियम का उदाहरण लेते हैं हम। सोडियम की अभिक्रिया कराते हैं तो बनता है Na2O प्लस H2। फिर सोडियम ऑक्साइड जो है फर्दर रिएक्शन करता है वाटर के साथ और बना देता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, Na2 और Na2O कट जाएंगे, 2H2O 2NaOH प्लस H2। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा कि सोडियम और पोटेशियम किस तरह से अभिक्रिया करते हैं। अब देखो, कोई भी जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं जो जिनमें एक या जो सिंगल स्टेप में ना होके 2 स्टेप में होते हैं या 3 स्टेप में होते हैं या 4 स्टेप में होते हैं, जितने भी स्टेप होते हैं, ज़्यादा स्टेप में होते हैं जो अभिक्रियाएं, तो उनमें हम क्या करते हैं, जो मॉलिक्यूल्स इधर होते हैं, ठीक है, और जो मॉलिक्यूल्स उधर होते हैं, एक जैसे मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो कट जाते हैं हमेशा। ये नियम होता है, क्योंकि हमें क्या बनानी है, एक फाइनल रिएक्शन हमें बनानी है। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, जो मॉलिक्यूल्स इधर होते हैं और जो मॉलिक्यूल्स उधर होते हैं तो वो कट जाते हैं। ठीक है, जितने मॉलिक्यूल्स इधर होते हैं और उतने ही मॉलिक्यूल्स अगर उधर हैं तो वो कट जाते हैं। इसको एग्जांपल से हम समझते हैं, जैसे कि माना कि अगर किसी अभिक्रिया में 3 H2O इधर हैं, एरो के इधर है, ठीक है, अभिकारक है, और 3 H2O उधर हैं, तो वो क्या होंगे, कट जाएंगे। अगर हम मानते हैं कि इधर 3 H2O है और माना इधर 2 H2O हैं, तब क्या होगा, तब होगा ये कि 2 H2O तो इधर के कैंसिल हो जाएंगे, कट जाएंगे, ठीक है, और 2 H2O इधर के कटेंगे। ठीक है ना, तो क्या बचेगा, अभी क्योंकि इधर 3 थे इधर 2 थे, तो 3 में से 2 गए, एक बचेगा इधर, तो एक H2O जो है वो इधर बच जाएगा। ठीक है, और इधर H2O बचेगा ही नहीं, तो इस H2O को हम लिख देंगे। अगर पूरे कट रहे हैं तो पूरे कट जाएंगे, और अगर कहीं कम है और कहीं ज़्यादा है, एक जैसे मॉलिक्यूल्स हैं, कहीं कम है या कहीं ज़्यादा है, चाहे वो H2O हो, चाहे वो CO2 हो, चाहे वो कोई और हो, है ना, तो बराबर संख्या में कट जाते हैं और जितना जो बच जाता है उसे हम लिख देते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या था, ये उत्पाद था और अब ये यहाँ पे क्या है, ये अभिकारक है। ठीक है ना, अब क्योंकि हमने क्या होता है, पानी में रखा होता है, ठीक है, सोडियम को पोटेशियम को हमने क्या करा रहता है, पानी में रखा होता है, तो वो अभिक्रिया करके वो ऑक्साइड बनाता है, लेकिन वो सोल्यूबल होता है। ठीक है, और क्योंकि ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया भी होती है, ठीक है, इसमें क्या निकलती है, हीट भी निकलती है। ठीक है, हीट ऊष्मा को हम जो है डेल्टा से दिखाते हैं, इसे डेल्टा कहते हैं। ट्राइएंगुलर जो त्रिभुज है इसे ऊष्मा कहते हैं। ठीक है, तो ये इस ऊष्मा के कारण क्या होता है, ये एक तो ये हाइड्रोजन को बर्न करता है, बहुत तेज़ी से जलेगा, हाइड्रोजन को ये तेज़ी से जलाने लगता है। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या होगी, जो पोटेशियम ऑक्साइड होगा, क्योंकि ये पानी के अंदर ही हो रहा है सब कुछ, तो तुरंत क्या है, वो दूसरे एक वाटर मॉलिक्यूल से मिलके पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनाती है। तो यानी कि ये जो पोटेशियम ऑक्साइड होता है ये बहुत थोड़ी देर के लिए बनता है। ठीक है, इसलिए फाइनल रिएक्शन को हम इसी को ऐसे दिखाते हैं। ठीक है, तो हमने ये देखा कि जब हम सोडियम और पोटेशियम की हम अभिक्रिया कराते हैं तो ये बहुत तेज़ी से अभिक्रिया करते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन जो है एकदम जलने लगती है ना, तो जैसा कि तुम एक इस वीडियो में देख रहे हो।
इसीलिए क्या है, हमने सोडियम और पोटेशियम को क्या है, सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर रखा है ना। ये सभी मेटल्स की धातुओं के एक सक्रियता श्रेणी है, ठीक है। जो सबसे ऊपर की ओर हैं वो सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील होते हैं, ठीक है। और जो सबसे नीचे नीचे के जो मेटल्स हैं वो कम अभिक्रियाशील होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो है सोडियम और पोटेशियम को हमने ऊपर रखा हुआ है। अच्छा, अब इसमें एक जो है लिथियम भी आता है, ठीक है। तो लिथियम को भी सबसे ऊपर हमने रखा हुआ है, यानी कि ये सबसे अभिक्रियाशील है। सोडियम और पोटेशियम से भी ये ज़्यादा अभिक्रियाशील है, ठीक है। और ये लिथियम हाइड्रोक्साइड बनाती है, जैसे ये दोनों बनाते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड, वैसे वो भी लिथियम हाइड्रोक्साइड बनाती है। और ये इन दोनों से ज़्यादा रिएक्टिव है, ठीक है। लेकिन तो एनसीईआरटी की किताब में तो ये लिखा हुआ है, लेकिन कहीं कहीं पे जो है, जैसे कि इंटरनेट पे लिथियम को जो है पोटेशियम और सोडियम के बाद रखा हुआ है, ठीक है। और उसका कारण ये बताया गया है कि लिथियम क्योंकि होता है वो उसका तीसरे नंबर का एलिमेंट है आवर्त सारिणी में, यानी कि 3 उसमें क्या है, प्रोटॉन है, यानी कि 3 उसमें इलेक्ट्रॉन है। तो क्योंकि उसमें क्या होती है, 3 उसमें कम इलेक्ट्रॉन है, तो उसकी जो कक्षाएं बनेंगी कम बनती हैं, है ना। पहली कक्षा होती है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और दूसरी कक्षा में जो है 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो 3 इलेक्ट्रॉन हो गए लिथियम परमाणु में। तो क्योंकि परमाणु के पास जो है जो आउटर मोस्ट सेल का जो इलेक्ट्रॉन है वो नज़दीक है, तो वो क्या करता है, बहुत लिथियम को बहुत तेज़ी से जकड़े हुए रखता है। तो इस वजह से क्या है, लिथियम आसानी से अभिक्रिया नहीं कर पाता है, ठीक है। जबकि सोडियम को हम देखेंगे, सोडियम का 11 होता है, 11 इलेक्ट्रॉन उसमें होते हैं। तो पहली उसकी सेल जो होती है, पहली कक्षा होती है, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरी उसमें 8 होते हैं और तीसरी में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये दूर होता है थोड़ा नाभिक से, है ना, तो वो खींच नहीं पाता है। तो इसका जो है बल जो होता है कमज़ोर होता है। जो नाभिक जो है, इस पर जो अट्रैक्शन जो लगाता है इलेक्ट्रॉन पे, वो थोड़ा कमज़ोर होता है ना, दूरी बढ़ने की वजह से। तो इसलिए क्या होता है, लिथियम जो है वो जाने नहीं देता है अपने इलेक्ट्रॉन को। इसका मतलब वो अभिक्रिया क्या करता है, कम करता है, रिएक्टिव होता है, लेकिन इन कंपैरिजन टू सोडियम उससे कम होता है, ठीक है ना। तो ये कारण इंटरनेट पे तुम देखोगे तो लिथियम को जो है पोटेशियम और सोडियम के नीचे रखा हुआ है। लेकिन हम क्या हैं, एनसीईआरटी को ऑथेंटिक मानते हैं, तो एनसीईआरटी के हिसाब से ही हमें चलना है। तो उसमें बुक में क्या दे रखा है, लिथियम को सबसे ऊपर दे रखा है, ठीक है। तो इसके बारे में आगे हम, तो अब इसमें हम आगे देखते हैं कि कैसे बाकी मेटल्स अभिक्रिया करते हैं। तो ठीक है, तो सोडियम और पोटेशियम का हमने देखा। अब इसके बाद हम देखते हैं कैल्शियम को। कैल्शियम की अभिक्रिया कराते हैं। जो मेन जो एलिमेंट, जो मेन मेटल्स होंगे, उन्हीं की हम अभिक्रिया इसमें देखेंगे, है ना। जो बुक में दे रखी हैं उन्हीं की हम देखेंगे। बाकी मैंने कुछ और मेटल्स भी इसमें लिखे हैं, लेकिन और 2 नॉन मेटल्स भी इसमें मैंने लिखे हुए हैं। एक हाइड्रोजन है, एक कार्बन है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर देखेंगे, एल्यूमिनियम और जिंक के बीच में जो है मैंगनीज है। मैंगनीज क्या है, मेटल है। कार्बन जो है वो भी एल्यूमिनियम और जिंक के बीच में आता है, ठीक है। अब यहाँ पे ऑब्लिक करके इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि दोनों, कभी कभी क्या होता है, कार्बन ज़्यादा मैंगनीज से ज़्यादा रिएक्टिव होता है और कभी कभी मैंगनीज ज़्यादा रिएक्टिव होता है कार्बन से, ठीक है। क्योंकि मैंगनीज की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है अलग अलग होती है ना, उसमें विभिन्नता पाई जाती है इस कारण से, ठीक है। तो इस तरह से जो है ये सक्रियता श्रेणी है। सक्रियता श्रेणी में जो है अगला एक मेटल है नीचे की तरफ, कैल्शियम है, ठीक है। तो कैल्शियम को हमने नीचे क्यों रखा हुआ है, क्योंकि जब हम कैल्शियम को पानी में डालते हैं तो क्या होता है, सबसे पहले ये बनाता है कैल्शियम ऑक्साइड,
और हाइड्रोजन गैस रिलीज़ होती है। यही कैल्शियम ऑक्साइड वाटर के साथ मिलके बना देता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो फाइनल रिएक्शन हम लिखते हैं कैल्शियम प्लस 2H2O इज इक्वल टू कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और H2। ठीक है, तो वैसी ही अभिक्रिया है ना, लिखने में दोनों में सेम अभिक्रिया होती है, लेकिन यहाँ पे जो हीट निकलती है इसका मान थोड़ा कम होता है। इससे पता चलता है कि ये रिएक्शन तो करता है तेज़ी से पानी के साथ, लेकिन इसकी अभिक्रिया धीमी होती है, क्योंकि जब हम कैल्शियम को पानी में डालते हैं तो वो क्या होता है, तैरने लगता है ना, उसमें बुलबुले उठने लगते हैं, और वो बुलबुले क्या होते हैं, हाइड्रोजन होती है, हाइड्रोजन गैस होती है, वो क्या करती है, उसको उठा देती है। हाइड्रोजन हल्की होती है ना वायु से, तो वो क्या करती है, वो कैल्शियम को उठा देती है ना, और वो कैल्शियम क्या है, तैरने लगता है, लेकिन जलता नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि क्योंकि हाइड्रोजन जल नहीं रहा है, यानी इतनी ऊष्मा नहीं निकली है, इसका मतलब कि अभिक्रिया की जो दर है ना, उसका जो रेट ऑफ रिएक्शन है, तो वो क्या है, कम है इन कंपैरिजन टू सोडियम पोटेशियम लिथियम। ठीक है, तो इसलिए हमने क्या कर रखा है इसे सोडियम और पोटेशियम के नीचे लिखा हुआ है सक्रियता श्रेणी में। अब जब हम मैग्नीशियम की अभिक्रिया कराते हैं वाटर के साथ, तो क्या होता है, बन जाता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो मैग्नीशियम को जो है हमने कैल्शियम के नीचे रखा है। क्यों रखा है, क्योंकि कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, इनको जब हम ठंडे पानी में डालते हैं तो ये अभिक्रिया करते हैं बहुत तेज़ी से। मैग्नीशियम को जब हम ठंडे पानी में डालते हैं तो ये अभिक्रिया नहीं करता। ठीक है, पानी को गर्म करना पड़ता है ना। तो ये क्या है, गर्म जल, ये गर्म जल के साथ अभिक्रिया करता है। ठीक है, और वैसे ही कैल्शियम ही की तरह ये भी क्या करता है, हाइड्रोजन गैस के बुलबुले बनाता है, जो बुलबुले उस धातु को, मैग्नीशियम धातु को सतह पे, पानी की सतह पे जो है वो तैराना शुरू कर देते हैं। ठीक है, लेकिन क्या होता है, ये गर्म पानी के साथ अभिक्रिया करता है, इस वजह से इसका मतलब ये कैल्शियम की अपेक्षा कम अभिक्रियाशील है। ठीक है, तो इसलिए हम इसे क्या करते हैं, नीचे रखते हैं सक्रियता श्रेणी में, कैल्शियम के नीचे। इसके बाद है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम को अगर हम देखें, एल्यूमिनियम की अभिक्रिया कराते हैं H2O से, तो बन जाता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। ठीक है, ये क्या होता है, इनसोल्यूबल होता है, इनसोल्यूबल इन वाटर। ठीक है, इनसोल्यूबल इन वाटर, पानी में नहीं घुलता है, इसलिए सिर्फ ये ऑक्साइड फॉर्म में ही हमें प्राप्त होता है। जैसे कि ऊपर हमें क्या हो रहा था, हाइड्रोक्साइड फॉर्म में मिल रहा था ना, क्योंकि घुलनशील था, ऑक्साइड फॉर्म जो थी वो घुलनशील थी, तो इसलिए हाइड्रोक्साइड
फाइनल प्रोडक्ट हमें मिल रहा था। लेकिन यहाँ पे क्या है, जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है ये इनसोल्यूबल होता है, ठीक है। और वैसे ये ना ये ठंडे पानी से अभिक्रिया करता है, ना ये गर्म पानी से अभिक्रिया करता है। ये क्या करता है, जब हम गैस के रूप में देते हैं पानी को, तो पानी का गैस रूप मतलब कि वाष्प, ठीक है, वाष्प, स्टीम फॉर्म में जब हम इसे देते हैं, जब भाप, जैसे कि प्रयोग भी दे रखा है किताब में, है ना, तो जब हम भाप देते हैं एल्यूमिनियम को तभी वो अभिक्रिया करता है, वरना तो वो सिंपली, इससे पहले भी मैंने एनोडीकरण में मैंने बताया था कि एल्यूमिनियम जो होता है पानी के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, ठीक है। तो वो लेकिन करता है तो किसके साथ, तो वो वाष्प के साथ करता है, ठीक है, वाटर वेपर के साथ वो अभिक्रिया करता है, और फिर एल्यूमिनियम ऑक्साइड एक इनसोल्यूबल कंपाउंड वो बनाता है। इसी तरह से आयरन है, आयरन भी अभिक्रिया करता है। यहाँ पे 2 एल्यूमिनियम होंगे, अब ठीक हो गया, 2 एल्यूमिनियम है, 2 एल्यूमिनियम है, ठीक है, बैलेंस्ड है। तो ठीक है, समीकरण लिखने से हमें ये भी देखना चाहिए कि वो बैलेंस हो रही है या नहीं हो रही है, ठीक है, ऐसे ही नहीं लिख देते हैं, ठीक है, समीकरण को। जितने एटम्स इधर होते हैं उतने ही एटम्स जो हैं उधर भी होने चाहिए, ठीक है, परमाणुओं की संख्या जितनी इधर है उतने ही इधर भी होने चाहिए, ठीक है। तो ये भी क्या है, ये भी स्टीम के फॉर्म में होता है, ठीक है। और ये भी क्या बनाता है, फेरिक ऑक्साइड, ठीक है, जिसे क्या कहते हैं, कोरोजन, संक्षारण, जंक, ठीक है। जंक में वैसे पानी भी होता है, ठीक है, लेकिन मेनली क्या होता है, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है जब आयरन, तब वो जंक बनाता है ना। मैंने एक वीडियो में शायद फेरस सल्फेट या फेरिक सल्फेट बोला था, तो फेरिक सल्फेट, फेरिक या फेरस सल्फेट नहीं होता है जंक, फेरिक ऑक्साइड होता है, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना, उसको थोड़ा सही कर लेना। तो ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा, तो ये क्या होते हैं, वाटर इनसोल्यूबल होते हैं, इसलिए ये सिर्फ ऑक्साइड फॉर्म में मिलते हैं, ठीक है। और यहाँ क्या होता है, हाइड्रोक्साइड फॉर्म में मिलते हैं, ठीक है। अगर हम क्या करें, एकदम से ऑक्साइड मिलते ही जो है इनको हटा दें, वाटर को हटा दें, ठीक है, या वाटर को बहुत कम मात्रा में हम प्रोवाइड कराएं, तो तब क्या होगा, तब हमें ऑक्साइड फॉर्म में ही मिलेगा, ठीक है ना। या वाटर को हम एकदम से निकाल लें, है ना, जो संभव नहीं है, लेकिन अगर हम ऐसा करें तो हमें फिर ऑक्साइड फॉर्म में ही ये मिलता है। तो आयरन को अब हमने जो है नीचे पर लिख दिया है। अब आयरन के बाद हम और देखते हैं। तो आयरन के बाद जो है, अब जो लेड होता है, कॉपर होता है ना, या सिल्वर होता है, गोल्ड होता है, प्लेटिनम होता है, तो ये क्या होते हैं, बहुत, ये अभिक्रिया नहीं करते हैं पानी के साथ, है ना, ना ठंडे पानी के साथ, ना गर्म पानी के साथ, ना ही वाटर वेपर के साथ, ठीक है। तो इसलिए जो है ये इन्हें सक्रियता श्रेणी में सबसे नीचे रखा जाता है।